ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है यहाँ पर ये डिफरेंट है इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारे पास पहला वाला ग्राफ है, इन द फर्स्ट ग्राफ इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ग्राफ, यानी कि ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, वी कैन सी दैट द स्लोप एट दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, तकरीबन ज़ीरो है। फिर जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीमेंट ज़ीरो होगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि स्लोप होता है। यहाँ पर ये टू हो गया होगा। आप मज़ीद आगे जाओ तो यहाँ पर स्लोप और बढ़ जाएगा, यानी कि लेट सपोज ये सिक्स हो जाता है। आप मज़ीद आगे गए, स्लोप क्या हुआ, बढ़ के टेन हो गया। यहाँ आप आए, स्लोप बढ़ के यहाँ पर 15 हो गया। इस पॉइंट पे यानी कि एक्स नॉट पे आपके पास जो स्लोप है वो बढ़ के कितना हो गया, लेट सपोज 20 हो गया। ठीक है। अब इस एक्स नॉट के बाद जब आप अगला पॉइंट टच करोगे इस एक्स नॉट के बराबर वाला, तो यहाँ पे स्लोप अगेन क्या हो चुका होगा, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो गया होगा, यानी कि लेट सपोज यहाँ पे ये 17 हो जाता है। फिर आप मज़ीद आगे जाते हो तो इसका स्लोप मज़ीद कम हो जाता है। ठीक है, सॉरी 17 नहीं होगा ये, हाँ ठीक है 17, और फिर ये तकरीबन 12 कह लें आप। इधर आए आप तो यहाँ पर ये 7 हो जाता है। फिर आप यहाँ आ गए तो ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो एक्स नॉट है इसके ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या है, 20 है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। इससे पहले कम है और इसके बाद भी क्या है, कम है वाई की वैल्यू। ठीक है, ये जो 20 है यहाँ पे इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले ज़ीरो से लेके ये 20 तक बढ़ा, फिर 20 से लेकर के ज़ीरो तक कम हो गया, लेकिन स्टिल अगर आप गौर करो तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये तमाम के तमाम पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे कहीं पर भी स्लोप नेगेटिव नहीं हुआ, सिर्फ ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास साइन तो चेंज नहीं हो रही होती है, बट जो रेट ऑफ चेंज होता है वो ज़्यादा या फिर कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के, यानी कि एक्स नॉट के लेफ्ट हैंड पे कुछ और ट्रेंड होता है, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग है, और लेफ्ट एक्स नॉट के राइट हैंड पे क्या हुआ, वहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रेंड है स्लोप का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप इंक्रीज हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक। इसके बाद स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दिस एक्स नॉट इज बेसिकली द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. Now, if you come to the second graph, then it is actually the reverse of the first graph or the inverse of the first graph. Here, the left-hand section is the portion where the slope is decreasing, while on the right-hand side of this x naught, the slope is increasing. If you consider the starting point here, and let's suppose this point, you can assume or you can just imagine that the slope will be almost a straight line here. And as you proceed forward, the slope starts decreasing. ठीक है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्टिकल था, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हुआ, ये डिक्रीज होना शुरू हुआ। और ये ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, ये कहाँ तक जारी रहेगा, ये एक्स नॉट तक जारी रहेगा, इस पॉइंट तक। जस्ट बियॉन्ड एक्स नॉट द स्लोप अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, अगेन ये बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ आके ये वर्टिकल हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग है और राइट हैंड साइड पे रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच द रेट ऑफ चेंज changes its trend is called the inflection point. ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। मुझे कोई बता दे, किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट इसमें।
जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे कोई बता दे, कोई मसला हो। नुकसान। आ गई, आगे चलें। ठीक है। यस सर। ओके, देखें ये जो ग्राफ है ये बेसिकली वही वाला जो हमने पीछे वाली स्लाइड पे देखा है, और यहाँ पर इसको इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज का जो ग्राफ है वो भी दिखाया हुआ है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों ग्राफ का। तो अगर आप गौर करो यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो दोनों ग्राफ हैं ये किस एक्सिस पे मौजूद हैं? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मौजूद हैं। इसका मतलब ये ग्राफ जीरो से नीचे नहीं गया। ठीक है, ये नहीं गया है, ये कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में ही ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा और फिर वापस नीचे आ गया। तो देखें यहाँ पर वैल्यू कम होगी, तो देखें यहाँ पर वैल्यू यानी कि रेट ऑफ चेंज कम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, और कहाँ तक बढ़ा है, ये एक्स नॉट तक बढ़ गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, देखें ये यहाँ तक जो है एक्स नॉट तक इसका रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है। दिस इज वाई डैश, या इसको आप एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज एफ डैश एक्स एंड दिस इज एक्स। सो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ चेंज। तो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट, और ये अब तक कहाँ तक जाएगा, ये एक्स नॉट तक जाएगा। तो एक्स नॉट पे हमारे पास रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, और फिर एक्स नॉट के बाद रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब देखें डिक्रीजिंग ट्रेंड है, और इस पॉइंट पे आके ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि जीरो के ये करीब पहुंच चुका है। ठीक है, इतना फासला रह गया बस। क्लियर है बात? अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड ग्राफ है, यहाँ पे इसका रिवर्स ट्रेंड है, हमारे पास है अब भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंटली, लेकिन पॉजिटिव में कमी या फिर ज्यादती हो रही है। तो एक्स नॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग, यानी कि शुरू में हाई वैल्यू ऑफ स्लोप होगा, जैसे जैसे आप ट्रेवल करोगे टुवर्ड्स एक्स नॉट, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहीं देखें एक्स नॉट के करीब जो स्लोप है वो लोएस्ट है, और एक्स नॉट से जब आप दूर होगे तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, हाइयर वैल्यू होगी। ठीक है, दिस इज हाइयर वैल्यू ऑफ वाई डैश या फिर एफ डैश एक्स। सही, तो एक्स नॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, और राइट साइड पे इसके स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन हर सूरत में ये जो स्लोप है ये है पॉजिटिव ही, इसकी साइन चेंज नहीं हो रही। सो दिस एक्स नॉट विल बी कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। It's a kind of practical example or application of this inflection point. So here you are given a flask, ठीक है, यहाँ आपको एक फ्लास्क गिवन है, और इस फ्लास्क में जो है जब आप पानी भरोगे, ठीक है, तो पानी की जो हाइट होगी वो किस रेट से इंक्रीज होगी। यानी कि अगर इसमें आप जो पानी भर रहे हो तो पानी के भरने की रफ्तार तो आपने सेम रखी हुई, यानी कि सेम रेट से आप पानी भर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हर सेकंड में आप 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है इसमें आप उंडेल रहे हो, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ फिलिंग है वो तो सेम है। लेकिन क्या ये जो फ्लास्क है ये सेम रेट से इसकी हाइट में इजाफा होगा, पानी के लेवल में इजाफा होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग जब आप इसमें करेंगे पानी फिल करना, तो क्या होगा, चूंकि यहाँ बॉटम में हमारे पास डायामीटर क्या है, ज़्यादा है, वी हैव हायर डायामीटर, तो इसका मतलब इसको फिल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि जो हाइट की इंक्रीमेंट होगी, हाइट बढ़ने की इंक्रीमेंट होगी, वो शुरू में क्या होगी, लो होगी। बढ़ेगी तो पॉजिटिव तो होगा, इंक्रीज तो हो रहा होगा, लेकिन रेट क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप पानी इसमें भरते रहोगे वैसे वैसे इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट हाइट का वो क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वजह क्या है, फिर आपको कम पानी रिक्वायर होगा इसकी हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और सबसे हाईएस्ट स्पीड पानी की हाइट चेंज होने की या बढ़ने की वो किस पॉइंट पर होगी, वो जहाँ पर डायमीटर हमारे पास मिनिमम होगा, यानी कि इसकी नेक पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे। इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम डायमीटर है, यहाँ पे आप कम पानी डालोगे तो ये फिलअप हो जाएगा, इसका मतलब हाइट यहाँ पे जल्दी इंक्रीज होगी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फ्लास्क। लेकिन जस्ट बियॉन्ड दिस वैल्यू
जब आप इसमें मज़ीद पानी भरोगे तो अब हाइट का बढ़ना फिर कंटिन्यूअसली क्या होगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि डायमीटर इंक्रीज हो रहा है अगेन। इसी चीज़ को डिपिक्ट किया गया है इस वाले ग्राफ में। इनिशियली जो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज है, देखें ये डेप्थ ऑफ वाटर है वाई एक्सिस पे, और हमारे पास टाइम है, यानी कि टाइम के हिसाब से पानी की डेप्थ में कितना इजाफा हो रहा है, ठीक है, या कैसे इजाफा हो रहा है। तो शुरू में आप देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, कम है। यहाँ पे अगर मैं स्लोप लाइन ड्रॉ करूँ तो वो कम होगी, लेकिन ये स्लोप लाइन ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वजह क्या है, क्योंकि ये जो हाइट है वो इंक्रीज होकर कहाँ पहुंच रही है, नेक की तरफ पहुंच रही है। जैसे जैसे नेक की तरफ जाएगा तो डायमीटर कम होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा तो रेट ऑफ चेंज इधर इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ हुआ होगा, ठीक है। इस पॉइंट के बाद, नेक के बाद, अब दोबारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन perceive the rate of change of height of water with respect to the time. So in this case, we have two trends of rate of change. Here, the rate of change is increasing, and here the rate of change is decreasing. और वो पॉइंट जहां पर ये ट्रेंड चेंज हो रहा होगा, that will be called as the point of inflection या inflection point, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सिंपल सा कंसेप्ट है एनालिसिस ऑफ पॉलिनोमियल्स की। हम पॉलिनोमियल्स को जब एनालाइज करेंगे तो उसके दो तीन पैरामीटर्स हम पॉलिनोमियल को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो ये तीन पैरामीटर्स हैं। अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री पता हो, डिग्री आपको मालूम होगी, जो हाईएस्ट पावर होती किसी भी एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका ग्राफ गिवन है और उसकी डिग्री क्या है, 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है उस पॉलिनोमियल की, 2 है। अगर हम ये लिखें कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका ग्राफ जो है वो लेट सपोज ये गिवन है हमें, सही है जी। इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो हमें पता करना है कि अगर पॉलिनोमियल जिसका जिसकी डिग्री 2 हो तो उसमें कितने एक्स इंटरसेप्ट होंगे, कितने उसमें रिलेटिव एक्सट्रीमा होंगे, और कितने उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होंगे इसके ग्राफ में। तो वो हम डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। उसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गिवन है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n एक्स इंटरसेप्ट्स, ठीक है। कोई भी ग्राफ पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री n हो तो उसमें मैक्सिमम n एक्स इंटरसेप्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। एट मोस्ट n-1 रिलेटिव एक्सट्रीमा, उसमें मैक्सिमम n-1 रिलेटिव एक्सट्रीमा हो सकते हैं, और उसमें एट मोस्ट n-2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकते हैं। कम भी पॉसिबल हैं लेकिन मैक्सिमम इतने ही होंगे, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हैं कि जो डिग्री होगी, डिग्री n है तो एक्स इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, n ही होगा। रिलेटिव एक्सट्रीमा कितने हो जाएंगे उसमें, n-1 होंगे। इसी तरह इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे, n-2 होंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। अब यहाँ पे हमारे पास डिग्री 2 है, इसका मतलब n क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये लिखा हुआ डिग्री n इज इक्वल्स टू 2। एक्स इंटरसेप्ट कितने होंगे इसमें, वो भी n के बराबर होंगे। तो आप देख लें यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट, एक तो ये वाला है मैक्सिमम और एक ये वाला है, तो ये दो मैक्सिमम हो गए। रिलेटिव एक्सट्रीमा कितने होंगे इसमें, n-1 इज इक्वल्स टू 1। रिलेटिव एक्सट्रीमा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n-1 से करते हैं। इसमें कितने रिलेटिव एक्सट्रीमा होंगे, n-1, यानी कि 2-1। तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसमें एक ही रिलेटिव एक्सट्रीमा होगा, और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस इज द रिलेटिव एक्सट्रीमा। एंड हाउ मेनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स विल बी हियर, देयर विल बी n-2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इन दिस graph, which becomes 0 because 2 minus 2 is 0. Degree is 2 and minus 2 we will get 0. So there will be no inflection point here.
वाई वजह क्या है? देखिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज तो हो रहा है, ये स्लोप यहाँ पे नेगेटिव था, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन चेंज हो रही है। और हम साइन चेंज की बात ही नहीं करते इन्फ्लेक्शन पॉइंट में, हम ट्रेंड चेंज की बात करते हैं, कीपिंग द साइन चेंज, साइन सेम स्लोप की। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव से, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, जीरो है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। अगले वाले ग्राफ में आ जाए, यहाँ पे डिग्री 3 है हमारे पास। ठीक है, डिग्री क्या है? 3 है, n इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट कितने होंगे? वो भी n के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि x इंटरसेप्ट ये भी 3 होगा। इसमें रिलेटिव एक्सट्रीमा कितने होंगे? ये n-1 होंगे, यानी कि 3 - 1, तो ये 2 होंगे रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो आप देख लें यहाँ पर एक एक्सट्रीमा ये वाला है और एक एक्सट्रीमा ये वाला है। इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे? 3 - 2, ये हो जाएगा 1। इसमें एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा और वो किधर एग्जिस्ट करेगा? जहाँ पर हमारे पास ट्रेंड चेंज हो रहा होगा। और आपको याद होगा कि ट्रेंड या तो ऐसे चेंज हो रहा होता है या फिर ऐसे चेंज हो रहा होता है, और उसके दरमियान में कहीं पर हमारे पास स्लोप लाइन मैक्सिमम या फिर मिनिमम होती है। तो इसमें हमारे पास एक ही लाइन है जहाँ पे ये आपको मिल सकता है, और वो कोई ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप जीरो होगा इस पॉइंट पे, जीरो के बाद ये स्लोप माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस, और ये माइनस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद माइनस मैक्सिमम हो चुका होगा, इसके बाद माइनस माइनस, और ये करते करते ज़ीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद फिर ये -1, -2, -3, -4, -5, और फिर अगेन -3, -2, -1, और फिर ये ज़ीरो पे आ जाएगा। सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट में तो हम साइन की बात ही नहीं करते, फिर यहाँ पे यहाँ पे साइन चेंज हुआ है सर ये हो रहा है ना साइन माइनस। मेरे भैया, ये माइनस में है, जो हमने पहले देखा था वहाँ पे प्लस में था। सर यहाँ देखें, ये प्लस में है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। ठीक है, ये भी जी। प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए इस तरीके से, अब क्या होगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, स्लोप माइनस 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 माइनस, मीन साइन चेंज नहीं हो रही। अच्छा, माइनस से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाना चाहिए। जी, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो रहा है, इधर इधर सिर्फ ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक सर। ओके सर। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही है, लेकिन सिर्फ पहले क्या हुआ, नेगेटिव जीरो से बढ़ गया नेगेटिव की तरफ, यानी कि -5 तक पहुंच गया यहाँ पर, फिर -5 से दोबारा क्या हुआ, ये जीरो पे आ गया वापस। सही है जी, तो दरमियान में हमारे पास यहाँ का इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा एक। अगले पार्ट में आ जाए, डिग्री 4 है, तो इसमें हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट कितने होने चाहिए? वो भी 4 ही होने चाहिए। तो एक इंटरसेप्ट ये रहा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 जगह इसने एक्स एक्सिस को इसने कट किया है। सही। रिलेटिव एक्सट्रीमा कितने होने चाहिए? n-1, यानी कि 4 - 1 3। तो इसमें एक एक्सट्रीमा ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये 3 एक्सट्रीमाज हो गए। ठीक है, यानी कि इसमें 2 मिनिमा है और एक मैक्सिमा है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कितने चाहिए, इसमें कितने होंगे? तो 4 - 2, यानी कि 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे, और वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे होंगे? वो कहीं यहाँ दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो से, ये ज़ीरो है और ये ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन शुरू में ट्रेंड जीरो के करीब होगा, जाहिर है जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये, तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर ये दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा और ये आके दोबारा जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर राइट हैंड साइड पे हमारे पास जीरो से ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सेंटर में कहीं मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। फिर इस पॉइंट के बाद अब ये नेगेटिव भी दोबारा जीरो की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ये जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होंगे, और जो फाइनल वाला है वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, वहाँ पे
कितने इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे? 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक इधर होगा कहीं पर, एक यहाँ होगा, एक इधर होगा, n-2। ठीक है, इसमें जो एक्स इंटरसेप्ट होंगे, चूंकि 5 डिग्री है तो एक्स इंटरसेप्ट भी इसमें 5 होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और जो रिलेटिव एक्सट्रीमाज होंगे वो n-1 हो सकते हैं, यानी कि 5 - 1 4। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 इसमें रिलेटिव एक्सट्रीमाज हो गए। ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, इससे पहले जो आपने टॉपिक देखा था दैट वाज रिलेटिव एक्सट्रीमा। ठीक है, रिलेटिव एक्सट्रीमा से मुराद क्या होती है? अपने अतराफ में जो चीज़ें हैं उनके मुकाबले में एक्सट्रीम वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जैसे इस ग्राफ में ये हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमा है, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा है, ये हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है। उसकी वजह क्या है कि ये रिलेटिव एक्सट्रीमा किसके हिसाब से? ये अपने अतराफ के हिसाब से है, यानी कि मिनिमम वैल्यू है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ये वाली वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, इससे मिनिमम कोई भी नहीं है, तो ये रिलेटिव हो गया अपने अतराफ के हिसाब से। ठीक, इसी तरह ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इस रेंज में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज द मैक्सिमम, यानी कि रिलेटिव मैक्सिमम। सही। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम की, और अगर ये ग्राफ यहाँ पे आके एंड हो गया है, ठीक है, इधर ये ग्राफ एंड हो गया, मीन्स पक्का ख़त्म, इसके बाद ये ग्राफ एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो y की होगी ये क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। दिस विल बी कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू y की वो यही वाली है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ x और y एक्सेस, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दोनों ये एक सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि y इधर हमारे पास क्या है? मैक्सिमम है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, और इसमें जो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा वो क्या होगा? वो ये दोनों होंगे, बिकॉज ये दोनों सबसे लोवेस्ट वैल्यू पे है y की, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम। इससे नीचे मजीद कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा, एंड एब्सोल्यूट मिनिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देख लें, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से एफ एक्स नॉट शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट, एंड एफ एक्स नॉट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट। इसमें दो चीज़ें हैं क्या? एक तो एफ एक्स नॉट और दूसरा क्या है? एफ एक्स है। ठीक है, ये एक्स नॉट जो है ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होगे ना, जिस पॉइंट को आप चेक कर रहे होगे, ये वो वाली वैल्यू है। इस एक्स नॉट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? एफ एक्स नॉट होगी। बाकी जो एफ एक्स है वो तो पूरा का पूरा क्या होगा? फंक्शन होगा। ये पूरा का पूरा क्या है? फंक्शन है। दिस इज एफ एक्स। सही। तो अब अगर हमें एक्स नॉट के ऊपर चेक करना है क्या चीज़, कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है कि नहीं है, तो मुझे क्या चेक करना होगा? मुझे ये चेक करना होगा कि जो कंडीशन है वो क्या है? एफ एक्स नॉट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कि एफ एक्स नॉट जो है वो बाकी तमाम एफ एक्स के मुकाबले में क्या हो? बड़ी हो, और अगर बड़ी नहीं है तो फिर बराबर तो हो कम अज़ कम। तो इसमें हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। इधर एफ एक्स नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी तमाम एफ एक्स की वैल्यूज़ इससे क्या है? छोटी हैं। अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ एक्स नॉट, ठीक है, तो इधर जो एफ एक्स नॉट होगा इससे छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हैं और इससे बड़ी वाली वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब ये एक्सट्रीमा नहीं हो सकता। कंडीशन क्या थी? कि एफ एक्स नॉट जो है वो ग्रेटर देन हो एफ एक्स से, यानी कि तमाम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स से एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, और वो यही वाला पॉइंट है। ठीक है, सो दिस इज द एक्स नॉट, एंड हियर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन is the greatest if you compare with all the rest of the function values, means fx values.
अगर ऐसा ना होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसके स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि ये एफ एक्स का ग्राफ होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है, नॉट इट्स नॉट ओनली स्ट्रेट, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई सा भी पॉइंट ऑब्जर्व करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया और इसको मैंने एक्स नॉट कह दिया, तो मुझे बताएं कि एफ एक्स नॉट किसके बराबर होगा। अगेन ये 4 के बराबर होगा, ठीक है। एफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं एक्स नॉट यहाँ ले लूँ, तब अगेन एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 होगा। तो क्या ये एफ एक्स नॉट, ये दोनों एफ एक्स नॉट क्या मैक्सिमा होंगे? बिल्कुल होंगे, बिकॉज व्हाट वाज द कंडीशन कि एफ एक्स नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स। तो एटलीस्ट ये एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 और ये एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 किसके बराबर है? एफ एक्स इज इक्वल टू 4 के बराबर तो है, अगर बड़ा नहीं है तो। सो इसका मतलब इस केस में हमारे पास हर पॉइंट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, मैक्सिमा होगा और एब्सोलूट मैक्सिमा होगा, बिकॉज इससे हायर वैल्यू कोई भी नहीं है। तमाम की तमाम वैल्यूज इसके बराबर हो सकती हैं या फिर इससे छोटी हो सकती हैं, छोटी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब इक्वल ही है। सो इन दिस केस, सिंस देयर इज नो वैल्यू हायर देन द एफ एक्स नॉट, दैट्स वाई वी विल कॉल दिस एक्स नॉट एज द एब्सोलूट मैक्सिमा। ठीक है, ये जो एफ एक्स होगा हमारे पास, एफ एक्स नॉट, दिस विल बी द एब्सोलूट मैक्सिमा। और यही चीज हम किसके लिए कंसिडर कर सकते हैं या कह सकते हैं, एब्सोलूट मिनिमा के लिए भी हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशन थी एब्सोलूट मिनिमा के लिए वो क्या है, एफ एक्स नॉट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू एफ एक्स। सो इन दिस केस, सिंस हियर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, then if we consider any value of x naught, at all values of x naught, we will get f x naught is equals to 4। ठीक है, ये एफ एक्स नॉट किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हर वैल्यू 4 4 के बराबर ही होगी। और अगर इसको आप इन तीनों एक्स नॉट को अगर आप कंपेयर करो रेस्ट ऑफ ऑल द एक्स एफ एक्स वैल्यूज, तो वो भी 4 हैं, यानी कि वो हमें इक्वल तो मिल जाएगा एटलीस्ट, भले से स्मॉलर देन ना हो। सो दिस मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो एब्सोलूट मिनिमा है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें हमारे पास बैक वक्त एब्सोलूट मैक्सिमा भी होता है और एब्सोलूट मिनिमा भी होता है। दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि ना ही उससे कोई ऊपर होता है और ना ही उससे कोई नीचे है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? हाँ भाई, क्लियर यस है। सर, क्लियर है। ओके, यस सर। ठीक। तो अब ये उसकी कुछ एग्जाम्पल हैं एब्सोलूट मैक्सिमा और मिनिमा की। तो हमारे पास देखें, ये जो पहला वाला ग्राफ है, ठीक है, एफ हैज़ एन एब्सोलूट मिनिमम बट नो एब्सोलूट मैक्सिमम ऑन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास, इसमें एक एब्सोलूट मिनिमम तो मौजूद है, दिस इज एब्सोलूट मिनिमम। इससे नीचे फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ग्राफ इससे नीचे आ ही नहीं रहा, ये ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर हमें एब्सोलूट मैक्सिमम मालूम है? नहीं मालूम, क्योंकि इंटरवल क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है। अब ये कहाँ जाएगा हमें नहीं मालूम। अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें तो ये लिमिट भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी दोनों तरफ से। सो इन दिस केस वी डू नॉट हैव एनी एब्सोलूट मैक्सिमम, बट हियर we have absolute minimum because no other value is smaller than this center point when x is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ में आ जाएं। यहाँ पर हमारे पास
एक्स जो फंक्शन है वो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। अगर हम राइट साइड पे अगर हम जाते हैं एक्स पे, तो क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट हैंड पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं बाउंड्री हो, वो कौन सी हो, यानी कि जो डोमेन हो वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक हो, यानी कि ये इंटरवल है अगर, तो इस इंटरवल में ये ग्राफ कहाँ अप्रोच करेगा, माइनस इनफाइनाइट, और ये राइट साइड से प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। सो इन दिस केस वी डू नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और कहाँ पर मिनिमम, बिकॉज बोथ वैल्यूज आर माइनस एंड प्लस इनफाइनाइट। अगला वाला ग्राफ, इसमें हमारे पास अगर आप गौर करो तो जो इंटरवल है वो अगेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, और यहाँ हमें देख के मालूम हो रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, इससे बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं है जब x की वैल्यू ज़ीरो है। जिसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो मौजूद है। अब आ जाएं इधर, यहाँ पर हमारे पास अगेन अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये सेम लाइन ड्रॉ होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम लेवल पे मौजूद है, और इन दोनों से नीचे कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर इसको मैं एज अ वाई काउंट करूं, अगर ये वाई एक्सिस है हमारे पास, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, फॉर एग्जांपल 1 होगी। तो इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1 जो है हमारे पास वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है। और इसको हम एब्सोलूट मिनिमम बोलेंगे बिकॉज इससे मजीद नीचे कोई भी नहीं है। समझ आ रही बात? देखें ये है दो पॉइंट्स, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होगा, यहाँ पर लेट सपोज ये -1, 1 होगा, और इधर 1, 1 होगा। डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस का यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी एक्सिस का सेम है। तो ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, और नीचे की तरफ ये 1 और यहाँ पर भी 1। तो दोनों में जो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, दोनों सूरतों में क्या है, सेम है। इधर भी -1, इधर 1 और -1। ठीक है जी। तो इसका मतलब चूंकि y की वैल्यू तो एक है, सो द एब्सोल्यूट मिनिमा lies at what, at -1 comma -1 and 1 comma -1, or you can say that the absolute maxima is -1, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, -1 है। पॉइंट दो हैं लेकिन वैल्यू यानी कि हाइट सेम है। फर्ज कर लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो हैं ये हमारे पास एक ग्राफ है या एक पहाड़ी सिलसिला है, मैं आपसे कहता हूँ आप इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाएं, तो आप कहाँ जाओगे, आप यहाँ जाके खड़े हो जाओगे। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, एंड नो वैल्यू और नो हाइट और नो पॉइंट इज हायर देन दिस पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो कि इससे हायर हो। सो दिस पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। और अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मिनिमम वैल्यू पे आ जाओ, तो आप कहाँ के खड़े हो जाओगे, आप यहाँ के खड़े हो जाओगे टेल पे। दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम इन दिस केस। लेकिन अगर केस कैसा हो हमारे पास, कुछ इस किस्म का हो, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाओ, तो आपके पास क्या, आपके पास तीन चॉइस है। ठीक है, ये पहली चॉइस है, ये दूसरी चॉइस है और ये तीसरी चॉइस है। उसकी वजह क्या है कि तीनों सेम हाइट पे मौजूद हैं। तो ये जो हाइट होगी, दिस विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि ये इक्वल तो हैं, ये तीनों पॉइंट इक्वल हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है, ऊंचा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाए नेक्स्ट ग्राफ पे, तो इसमें साफ दिख रहा है हमारे पास कि एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा मौजूद है और एक एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट मौजूद है ड्यूरिंग विद इन दिस रेंज। ठीक है, इससे नीचे जो है ग्राफ जा ही नहीं रहा और इससे ऊपर ग्राफ जा ही नहीं रहा, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई और ये कंप्लीट मनी के वर्जन है इसका। अच्छा जी, जो चौथा ग्राफ है इसमें हमारे पास
जो इंटरवल है वो कौन सा है, ओपन इंटरवल है, ए से लेके बी तक, दिस इज ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर आप गौर करो तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये ग्राफ ए को रीच कर रहा होगा लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स प्लस इनफाइनाइट। और ये बी को कभी रीच नहीं करेगा लेकिन ये चलता रहेगा इसके साथ साथ, और ये कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो मिनिमम पॉइंट है वो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हो गया, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस केस वी विल नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। एंड इन द लास्ट केस अगेन, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये ए और बी क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब ग्राफ ए और बी को टच करेगा। ठीक है, ए और बी को टच करेगा तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ये वाली आ जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम वाली वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ये मजीद आगे एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हमें मिल गई। ओके, फाइंडिंग एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल। कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ सकते हैं। If anybody has any query, any kind of question, feel free to ask me now so that I may proceed further. No? हैं भैया, नो सो सर, गए हैं सब? यहीं पे हैं सर। यहीं पर ही हैं, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब अगर हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, तो फिर हम क्या करेंगे, वो तो हमने ऑब्जर्वेशन से देखा, ठीक है, ग्राफ देखते हुए। बट इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट देन व्हाट प्रोसीजर वी शुड फॉलो। So there are three steps in order to identify or in order to locate or calculate the absolute extrema. The first step is find the critical numbers in interval a to b. सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है कि हमें क्रिटिकल नंबर मालूम करने पड़ते हैं। और क्रिटिकल नंबर आपको याद होगा कि ये वो वाली वैल्यूज़ होती हैं x की जिनके ऊपर स्लोप क्या होता है, फंक्शन का स्लोप ज़ीरो होता है। ठीक है, या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, यानी कि कॉर्नर वैल्यूज़ के ऊपर, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो वो वाली एक्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, क्रिटिकल नंबर्स होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने हैं। फिर हमने क्या करना है, इवेल्युएट फंक्शन। वो जो क्रिटिकल नंबर्स आएंगे ना हमारे पास, तो उसको हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल फंक्शन था यानी कि एफ एक्स, उसमें पुट करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा साथ में हम जो एंड पॉइंट्स होंगे, क्योंकि इंटरवल ए और बी का था, ठीक है, ए भी हमारे पास लो और ये हाई वैल्यू थी, यानी कि राइट बाउंड और लेफ्ट बाउंड। ठीक है, ए लेफ्ट बाउंड है और बी जो है हमारे पास राइट बाउंड है। तो इन दोनों को हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद, और इन जो क्रिटिकल नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसमें हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वाई की। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, एब्सोलूट मैक्सिमा कहलाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, एब्सोलूट मिनिमा कहलाएगी। क्रिटिकल नंबर हम इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि हमारी अजम्पशन यही होती है कि जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का स्लोप ज़ीरो हो जाता है तो वहाँ पर चांसेस क्या होते हैं कि हमें मैक्सिमा मिले या मिनिमा मिले। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है सेंटर वाला, इसमें ये वाला क्या है, मिनिमम पॉइंट है कि यहाँ पे स्लोप जीरो है। बाकी तमाम पॉइंट पे स्लोप जीरो नहीं होगा, तो चांसेस क्या होते हैं कि जहाँ पर हमारे पास स्लोप जीरो है वो क्या हो जाए, वो क्या होगा, वो एक्सट्रीमा वाली वैल्यू का होगा। या फिर क्या हो सकता है, कॉर्नर वाली वैल्यू हो सकती है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। ठीक है, मे बी इट कुड बी द एक्सट्रीमम पॉइंट। अगर इसको मैं मजीद बढ़ा दूं तो अब ये हमारे पास मैक्सिमम हो गया और ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। लेकिन अगर ये ना बढ़ाएं तो फिर क्या होगा, ये मैक्सिमम और ये वाला मिनिमम हो जाएगा। लेकिन होंगे कैसे, कॉर्नर की वैल्यूज होंगी या फिर वो पॉइंट जहां पर स्लोप जीरो होगा, ये वही वाली वैल्यूज हो सकती हैं। इस वाले केस में जो थर्ड केस है हमारे पास, ये वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है, और ये क्या है, बेसिकली क्रिटिकल नंबर है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एब्सोलूट मिनिमा होगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर क्रिटिकल नंबर भी है, ठीक है, और क्योंकि स्लोप जीरो है इधर, यहाँ पे स्लोप हमारे पास इनफाइनाइट होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम स्लोप क्या करें। तो स्लोप जो है यहाँ पर अनडिफाइंड है कॉर्नर पे।
ठीक है, तो ये भी क्रिटिकल नंबर है और ये भी क्रिटिकल नंबर है। तो चांसेस क्या है कि या तो इसके ऊपर एक्सट्रीमा हो, इन दोनों के ऊपर, या फिर कॉर्नर पे हो सकता है एक्सट्रीमा, अगर ये वैल्यूज अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हम चेक करेंगे स्मॉलर और हायर वैल्यूज देख के। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x। वी आर गिवन दिस फंक्शन fx। ठीक है, और जो इंटरवल हमें गिवन है ऑन द इंटरवल 1,5, यानी कि 1 से लेके 5 तक, और ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है इस रेंज के लिए या इस इंटरवल के लिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम जो स्टेप हमें गिवन था, क्रिटिकल नंबर मालूम करना है। क्रिटिकल नंबर मालूम करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। तो हमने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया एफ एक्स को, तो देखें 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6 और ये एक्स स्क्वायर, माइनस 15x स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस 30x हो जाएगा, और 36x का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट किया हमने, फिर हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया। सो दिस इज द फैक्टोरियल फॉर्म, यानी कि ये फैक्टर फॉर्म में है, ताकि हम x की वैल्यूज मालूम कर सकें, इसीलिए हमने इसको फैक्टराइज किया है। फिर हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, क्रिटिकल नंबर्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। दीज आर द टू क्रिटिकल नंबर्स, ये दो क्रिटिकल नंबर है जो कि हमने मालूम किए हैं। अब इन नंबर को, इन x की वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, मेन फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, इन x की वैल्यूज पे हम चेक करेंगे कि y की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी या मिनिमम थी। ठीक है, उसके अलावा जो कॉर्नर वाली वैल्यूज हैं इंटरवल की, यानी कि 1 और 5, हम ये भी इंक्लूड करेंगे। इनको भी हम कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, और y की वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू चेक करेंगे, ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो यहाँ पे यही काम किया गया है, f1। ठीक है, ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब, तो यहाँ पे x की जगह पर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, सॉल्व किया तो कितना आ गया, 23 आ गया। f2 हमने मालूम किया, 28 आ गया, f3 मालूम किया, 27 आ गया, f5 मालूम किया, 55 आ गया। और ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ये 23 जो है वो मिनिमम है और 55 क्या है, मैक्सिमम है। और 23 कब अकर हुआ है, जब x की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 का मतलब क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। 5 पे मैक्सिमम है, इसका मतलब ये भी क्या है, कॉर्नर वाली वैल्यू है, यानी कि जो कॉर्नर वाली वैल्यूज है वहां पर हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा अकर होगा, अगर इंटरवल ये है। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये ग्राफ मैंने राइट साइड पे प्लॉट किया हुआ है। तो जो एफ एक्स की वैल्यू जब हमारे पास 1 है तो हमें कितना मिल रहा है, 23 मिल रहा है। जब 1 है तो एफ एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 23 है। ठीक है, इस रेंज में ये यही रेंज है हमारे पास, बस यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इसमें जो y, ये जो f5 है, ये यहाँ पर शो नहीं किया हुआ बिकॉज ये 55 तक जा रहा था, और ये रेंज मेरे पास 40 तक है। तो अगर मैं इसमें 55 इंक्लूड करूंगा तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बन रहा था, तो वो इससे बाहर हो रहा था। अगर मैं इसको छोटा करता तो फिर ये 40 जो है गायब ही हो जाता है यहाँ से। एनीवेज इसमें काफ़ी काम था तो फिर मैंने छोड़ दिया, और आप देख भी सकते हैं कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, और ये कहीं 55 पे जाकर के इसको टच कर जाएगा 5 पे। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा इस ग्राफ का। अदरवाइज हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट भी हैं, x इज इक्वल्स टू 2 है और x इज इक्वल्स टू 3 है। ये देखें क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3, इन दोनों पे हमारे पास स्लोप 0 है, बट स्टिल दीज टू वैल्यूज आर नॉट द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। हाँ, ये रिलेटिव एक्सट्रीमा ज़रूर है, क्योंकि अपने अतराफ के हिसाब से ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे हैं, यानी कि दोनों साइडों पे। ठीक है जी। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 6x रेज टू द पावर 4/3 माइनस 3x रेज टू द पावर 1/3 ऑन द इंटरवल -1 to 1 एंड डिटरमाइन वेदर दीज वैल्यूज अकर, वेयर दीज वैल्यूज अकर। तो आपको क्या मालूम करना है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा मालूम करना है, जिसमें एफ एक्स जो है वो बराबर किसके है, 6x रेज टू द पावर 4/3 और -3x 1/3 हो गया। ये आपको फंक्शन गिवन है। आपको जो इंटरवल गिवन है वो -1 से लेके 1 तक गिवन है, और ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, इसमें -1 और 1 शामिल है। तो हम पहला काम क्या करते हैं, अगर हमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा निकालना हो, हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया,
जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो हम इसको हम फैक्टर बना लें, अगर नहीं बना सकते तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इक्वेट किसके साथ कर दें, ज़ीरो के साथ इसको इक्वेट कर दें। जब इसको आप ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल सकता है, आपको क्रिटिकल नंबर मिल सकते हैं। सही। अच्छा, जब इसको हम ज़ीरो के साथ जब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये x यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा हमें, 8x-1, 8x-1 इज इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। तो देखें x इज इक्वल टू 1/8 तो लिखा हुआ है, यानी कि एक ही x की वैल्यू है जहाँ पर इस फंक्शन का स्लोप क्या हो रहा होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी, ये आ गया। दूसरी ऑब्जर्वेशन हम क्या देख सकते हैं, जब इस x की वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं, ठीक है, ये क्या डेरिवेटिव है, सही है, डेरिवेटिव ज़ीरो जो है हमारे पास कब आया, जब x की वैल्यू 1/8 है, लेकिन जब x इज इक्वल टू हम ज़ीरो पुट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x ज़ीरो, प्लस नहीं, इनफैक्ट ये माइनस इनफाइनाइट होगा बिकॉज ये माइनस होगा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम करें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 8 इंटू ज़ीरो -1/0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1/0, और ये -1/0, यानी कि माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये माइनस इनफाइनाइट हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट क्या हो रहा है, ये स्लोप हो रहा है, एफ डैश एक्स हो रहा है, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। स्लोप के इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है कि अनडिफाइंड है, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक्स की वैल्यू ज़ीरो पे। और आप इस ग्राफ में देख भी रहे हो कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो है तो ये ग्राफ क्या है, वर्टिकल हो गया, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। और आप चेक भी कर सकते हो कि ये माइनस इनफाइनाइट हो रहा होगा यहाँ पे स्लोप। उसकी वजह क्या है कि जब हम राइट साइड पे ट्रैवल करेंगे तो ग्राफ यूँ नीचे की तरफ आ रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ग्राफ इज गोइंग डाउनवर्ड, then it will going upward when we travel from left hand towards the right hand. So यहाँ पर स्लोप क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा इस वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पर 0x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने क्रिटिकल नंबर फाइंड कर लिए। तो क्रिटिकल नंबर हमारे पास कौन कौन से आ गए, जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो। तो एट x इज इक्वल टू 1/8 डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो है, और एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/8 डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो होगा, और एट x इज इक्वल टू जीरो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये दो नंबर आ गए हमारे पास। ठीक है, बाकी क्या रह गया, कॉर्नर वाली वैल्यूज यानी कि इंटरवल की -1 और 1। अब ये चारों वैल्यूज यानी कि -1 1 और 1/8 और 0, ठीक है, सॉरी ये वाला ज़ीरो नहीं, ये वाला ज़ीरो, x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये नंबर और ये दोनों इंटरवल के नंबर हम कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे इन सबको। ठीक है, इन सबको हम फंक्शन में पुट करेंगे इन चारों को, और चेक करेंगे कि फंक्शन की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे यही टेबल की फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। जब x इज इक्वल्स टू -1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, ये लेफ्ट बाउंड था ना -1, ये हमने पुट किया फंक्शन में इधर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। जब x की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि ये वाली ज़ीरो जहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद ही नहीं है, तो जवाब क्या आया, ज़ीरो आ गया हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। तारे यहाँ पे ज़ीरो पुट करो, यहाँ ज़ीरो हो गया तो जवाब ज़ीरो हो जाएगा। फिर जब हमने इसको 1/8 पुट किया x की वैल्यू तो हमारे पास -9.8 आ गया। जब हमने 1 पुट किया तो जवाब 3 आ गया। 1 क्या है हमारे पास, ये राइट बाउंड है इसका, जहाँ से बाउंड हुआ हुआ है ये फंक्शन। तो अब देख के हमें मालूम हो रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -9/8 है। तो जो एब्सोलूट मैक्सिमा होगा वो -1 पे अकर होगा जब y की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं आगे जा कर के -1 पे अकर होगा, और इसकी जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उस वक्त, 9 होनी चाहिए, यहाँ पे 9 होगी। ठीक है, इसी तरह जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कौन सी है, -9/8 है, और ये कब अकर हो रहा है, जब 1/8 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है इसकी, और ये कहाँ अकर हो रहा है, ये 1/8 पे अकर हो रहा है जब x की वैल्यू 1/8 है।
तो y की वैल्यू क्या है, -9/8। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, दिख रहा होगा आपको। सो इन दिस केस वी हैव an absolute maxima at x is equals to -1 and an absolute minima at x is equals to 1/8, which is -9/8. ओके, कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ सकते हैं। नो सर। नहीं, पक्का? ओके जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट उसी की कंटिन्यूएशन में है एब्सोलूट एक्सट्रीमा और इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, एब्सोलूट एक्सट्रीमा ऑन इनफाइनाइट इंटरवल। अगर इंटरवल हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसमें हमें बाउंड्री का नहीं पता होगा कि हम एक्स की वैल्यू कहाँ तक लेके जाएं, उस केस में क्या होगा। तो देखें, ये हमारे पास पहला वाला ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में हमें देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। उसकी वजह क्या है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस ग्राफ को कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक इसको अगर हम लेके जाते हैं, तो ये बढ़ता रहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर भी ये क्या लग रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो हम ट्रेंड चेक करते हैं, ये क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट। तो यहाँ पे वही काम किया गया है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फाइनाइट होगी। आप देख रहे हैं कि जब हम इस ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी कि जब ये x जो है, दिस x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये x कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। तो जो ग्राफ है वो कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है जी, जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, यानी कि व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द माइनस इन्फिनिटी इन द x डायरेक्शन, y axis or the y value of this graph will be approaching towards the plus infinity, and the same thing will appear or happen when you go towards the right hand side of the graph। जब आप इस तरफ जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो जो ग्राफ होगा हमारा वो कहाँ जा रहा होगा, अगेन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो हमने लिमिट अप्लाई करी है दोनों पे, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हमने फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करी, और दोनों सूरतों में हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, कि जो लग रहा है कि ये ग्राफ प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब इस केस में हमारे पास कोई भी एब्सोलूट मैक्सिमा नहीं है। हाँ, एब्सोलूट मिनिमा ज़रूर मौजूद है, जो कि यहाँ पर फिल डॉट जो पॉइंट है उससे दिखाया हुआ है। अगले वाले केस में अगर हम देखें तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमें एब्सोलूट मैक्सिमा तो पता है, ये वाला पॉइंट के एब्सोलूट मैक्सिमा है, बट व्हाट अबाउट द एब्सोलूट मिनिमा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रेवल करें माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये ग्राफ किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और अगर हम राइट साइड पे ट्रेवल करें प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये ग्राफ किधर जा रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। सॉरी, ये माइनस इन्फिनिटी है, वाई एक्सिस है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन द फंक्शन विल अप्रोच टू द माइनस इन्फिनिटी। इफ limit x approaches to plus infinity, then function will approach towards the minus infinity again। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही आ रहा है, आप चाहे इधर से जाएं या इधर से जाएं। अब चूंकि माइनस इन्फिनिटी है दोनों सूरतों में, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। आप बता ही नहीं सकते कि सबसे कम कौन सी वैल्यू होगी, जो कि इनफाइनाइट है, इस केस में माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास सिर्फ एक एब्सोलूट मैक्सिमा मौजूद है। अगला वाला जो केस है, इसमें अगर हम लेफ्ट साइड पर ट्रेवल करें, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ का होगा, ये नीचे जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका जो लिमिट होगा हमारे पास वो क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। अगर हम राइट साइड की तरफ ट्रेवल करें टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, तो इसका जवाब क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो फंक्शन कहाँ जा रहा होगा, फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी। तो इस केस में भी हमारे पास, इस केस में हमारे पास कोई एक्सट्रीमा नहीं है, ना ही मिनिमा और ना ही मैक्सिमा। ठीक है, कोई एब्सोलूट वैल्यू नहीं है यहाँ पर। और अगला वाला जो केस है उसमें हमारे पास, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रैवल करें टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, तो
फंक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और अगर हम इसको राइट साइड की तरफ ट्रैवल करें यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो जो ग्राफ कहाँ जा रहा है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस केस में भी अगेन हमारे पास ना ही एब्सोलूट मैक्सिमा है और ना ही एब्सोलूट मिनिमा मौजूद है। ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से बस आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि मैंने सेक्शन ए में भी इतना ही कवर किया है। तो अगला वाला जो पोर्शन है वो हम इंशाल्लाह मैं वीडियो लेक्चर अब मैं रिकॉर्ड कर लूँगा तो फिर मैं उसमें अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो अभी जो है फ़िलहाल इतना ही रहने दें। सही है जी। जी ओके सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी है एग्ज़ाम के हवाले से कि अभी आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर भी है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ होती है प्लेजरिज्म, जिसे हम कहते हैं नकल। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर होगा आप लोगों ने टाइपिंग करके करना है, यानी कि लैपटॉप पे करना है, कंप्यूटर पे करना है, जो भी हो आपने करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग उसमें नकल नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों ने नकल करी और एग्जैक्ट कॉपी अगर आपने यानी कि वर्डिंग्स अगर आपने छाप दी तो फिर वो प्लेजरिज्म में काउंट हो जाएगा, बिकॉज वी हैव द सॉफ्टवेयर फॉर कैचिंग द प्लेजरिज्म। टर्निटिन पे चेक हो जाता है। अगर आपने इंटरनेट से कोई चीज़ उठाई और वहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि टाइप कर दिया, तो वो चीज़ फिर पकड़ में आ जाएगी। तो कुछ भी आपने छापना नहीं है, जो लिखना है आपने अपने अल्फाज में लिखें, अपने थॉट्स में लिखें, ताकि वो कहीं मौजूद ना हो। अगर आप नोट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली नोट्स भी आपको कहाँ से मिलेंगे, इसी बुक से मिले होंगे। तो चांसेस हैं कि जो बुक होगी वो अवेलेबल हो, उसकी कोई ई कॉपी वगैरह नेट पे मौजूद होगी, तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है जी, तो इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा, बल्कि नहीं आपने करना यही है कि जो भी लिखें अपने अल्फाज में लिखें, किसी का देखे भी ना, किसी से पूछे भी ना। सिर्फ कंसेप्ट सेम होना चाहिए, बाकी वर्डिंग आगे पीछे हो कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आप कर देते हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चीटिंग नहीं होनी चाहिए, और एग्जैक्टली चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो अलाउेबल प्लेजरिज्म है वो 30% होता है। ठीक है, 25 to 30% है। तो अगर इतना होगा तो चलो इग्नोर कर देंगे, बट अगर कुछ लोगों का जैसे लास्ट सेमेस्टर में हुआ था, उन्होंने 80 70 90% भी प्लेजरिज्म मौजूद था, तो फिर उनके मार्क्स कटे थे और कुछ लोगों को तो फेल भी कर दिया था। तो आप काइंडली ख्याल कीजिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। पहली बात, अपने लैपटॉप जो है वो चार्ज करके रखिएगा। अगर लैपटॉप नहीं है तो उसका इंतज़ाम कर लीजिए, कहीं से भी करें, क्योंकि आपको 1.5 घंटे के लिए चाहिए सिर्फ। सही है, चार्ज करके रखें ताकि वो 1.5 घंटा चल जाए। फिर इंटरनेट का आपके पास फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए, चाहे किसी भी सूरत में हो। अगर केबल की अगर लेट्स सपोज आपके पास केबल नेट है और उसकी लाइट चली जाती है, तो फिर आप अपलोड कैसे करोगे? मोबाइल फ़ोन में डेटा होता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा डेटा यूज़ भी नहीं करना है, मुश्किल से 10 15 MB 20 MB काफ़ी होगा, जो कि आराम से आप कर सकते हो। इसमें हॉट स्पॉट बन जाता है, तो इसमें हॉट स्पॉट बनाओ, अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लो इसके साथ और फिर डेटा ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि अगर LMS क्रैश हो जाता है, क्योंकि आपने LMS पे अपलोड करना होगा पेपर को अपने, तो अगर LMS क्रैश हो जाता है, कोई मसला होता है, अपलोड नहीं हो रहा, तो फिर आप टीचर को ईमेल कर सकते हो, लेकिन विद इन 1.5 आवर। ये 1.5 आवर की लिमिट है, इसके अंदर अंदर आपने करना है, इससे बाहर नहीं जाना। पेपर जो बनाया गया है वो 1 घंटे का बनाया गया है। ठीक है, कि आप 1 घंटे में उसको कर लो, तो अपने पेपर को 1 घंटे के अंदर कर लीजिएगा, 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट के अंदर बस। इसके बाद फिर आपने जो टाइम है वो अपलोडिंग में कंज्यूम करना है। तो टाइम मैनेजमेंट का ख़ास सर ख्याल रखिएगा जी। सर 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 जैसे कभी कभी मेल में भी प्रॉब्लम होती है, मेल नहीं हो पाता, ठीक है, तो सर तब क्या करेंगे? देखें ऐसा होता नहीं है कि मेल में प्रॉब्लम हो, LMS में इशू होता है, कि मेल में इशू नहीं होता। अगर आपको मेल में इशू आ रहा है तो इसका मतलब या तो आपका जो इंटरनेट है वो बहुत स्लो चल रहा है या नहीं चल रहा, डिस्कनेक्शन है, अदरवाइज़ इशू नहीं होता। 10 MB की फ़ाइल बड़े आराम से अपलोड हो जाती है, 1 से 1.5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अपना इंटरनेट थोड़ा बेहतर रखें बस। ओके सर। और सर ठीक अगर है, हम अगर अगर ऐसा कुछ हो तो हम अगर सर को
व्हाट्सएप कर दें फिर? देखें व्हाट्सएप जो है वो सबसे लास्ट ऑप्शन रखें फॉर द लास्ट जी रिजॉर्ट, जो कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन आपका एलएमएस है। देखिए अगर एलएमएस पे आप अपलोड करोगे तो आपको वहाँ पे आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, वहीं पे लिखे जाएंगे मार्क्स, वहाँ पे कमेंट्स भी दिए जाएंगे कि किस पेपर में यानी सॉरी किस क्वेश्चन में क्या गलती है, किस लिए मार्क्स कटे हैं, वहाँ पे कमेंट्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ईमेल के थ्रू अगर करते हो तो वहाँ पे फिर ये ऑप्शन नहीं होता, उसके फिर 10 अलग मसले हैं। टीचर से मिस हो जाए, कुछ हो जाए, डिलीट हो जाए, एलएमएस पे डिलीट नहीं कर सकता टीचर। वहाँ पे जो आपने अपलोड किया है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ना फाइल चेंज होगी ना कुछ होगा। सही है, तो इसीलिए कोशिश करें एलएमएस पे अपलोड करें और विद इन टाइम आप काम करें। कोई बहुत लंबे चौड़ी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू दी पॉइंट बात करें, जो पूछा गया उसी का जवाब दें बस, ठीक है, ताकि 1 घंटे में हो जाए। सर बाकी जी सर अभी ये जो सेकंड वाला असाइनमेंट था कैलकुलस का, तो ये सर हमने एक दिन पहले यानी 1 दिसंबर को सबमिट करवाया था, और जब हमने 3 को देखा तो वो सबमिट नहीं हुआ था वहाँ, मतलब वहाँ वो मसला कर रहा है क्या मसला कर रहा है? सर। मतलब सिर्फ जैसे हमने अपलोड कर दिया था, उसके बाद जब हमने डाउनलोड फाइल करना चाहिए वो वापस, तो वो नहीं हो रही। डाउनलोड वो बोल करनी रहे हैं चाहिए। कि वो बोल रहे हैं कि आपने फाइल सबमिट ही नहीं करवाई, हालांकि हमने 2 बार करवा दी है। अच्छा आपका नाम क्या है? मैं देख लूँगा फिर बताऊँगा कि वहाँ पे क्या हुआ हुआ है। मरियम, मरियम कुरैशी। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा फिर बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है। ओके सर। ठीक है, चलें फिर। बाकी जो मैंने बातें बता दी हैं आपको, ख़ासतौर पे इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, उस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा। वैसे भी इस्लामिक स्टडीज़ है, उसमें चीटिंग करना अच्छी बात तो नहीं है, वैसे भी अच्छी बात नहीं है, इसमें सर तो और अच्छी बात नहीं है। जी सर एक्सक्यूज मी सर, हमने तो असाइनमेंट वो से किया ना, स्लाइड से किए, तो हम उसी के मुताबिक लिखेंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अपने अल्फाज में लिखें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक ओके है, सर। पढ़ें वहीं से, वहाँ से देख के अपना जो कंसेप्ट है ना आपको वो बंद करके फिर आप ठीक है, उसको लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, फिर एंड करते हैं फिर। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी, ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़ सर। सर अटेंडेंस लगा लीजिएगा। अटेंडेंस, सर अरे हाँ मार्क्स यार कब एक तक आ सेकंड, रहे हैं? एक सेकंड, अटेंडेंस, अटेंडेंस सर में मार्क मार्क्स कर कब लेता तक हूँ आ ना रहे हैं? बल्कि। सर जब कॉपी चेक हो जाएंगी तो आ जाएंगे मार्क्स। मैं अटेंडेंस लगा लूँ, रुक जाएं। अच्छा जी, वनीज़ा अहमद, प्रेजेंट है सर। वनीज़ा अहमद किधर हैं? वो बोले ना, आप क्यों बोल रहे हैं? एब्सेंट हैं। मरियम कुरैशी प्रेजेंट हैं। मोहम्मद हारिस मुख्तार, जी हारिस साहब। फ़हद अपना माइक ऑफ कर लें। जी फ़हद, फ़हद आर यू देयर? जी सर, कर लिए कर लिए। फ़हद से कह रहा हूँ भाई, फ़हद भाई आप मौजूद हैं? जी सर, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, मेरा नेट इशू है सर, मेरी अटेंडेंस जल्दी से लगा दें। सुबहान महफूज, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्लास फिर से। ठीक है सही है। अच्छा हारिस ओके सर। मुख्तार जो हैं वो, हारिस मुख्तार है ना? हारिस मुख्तार एब्सेंट। हसीब, सर जी सर कौन? जी भाई, सर कौन है आप? मैं वनीजा अहमद सर। अच्छा वनीज़ा अहमद, तो बोलो ना फिर, कहाँ गायब थी? सर वो मेरे हेडफोन्स गुम हो गए थे, मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी कि आप अच्छा, अटेंडेंस ले अभी रहे हैं। अटेंडेंस,
अटेंडेंस के टाइम पे फौरन मिल गए? नहीं सर, मिला ही नहीं है, मैं कान के साथ लगा के बात कर रही हूँ आपसे। अच्छा, ठीक है, सही है, ओके। हारिस एब्सेंट है, मोहम्मद हसीब प्रेजेंट है। मोहम्मद हसीब एब्सेंट है सर। एब्सेंट। अनस खान प्रेजेंट सर। अली जान एब्सेंट। जी अली जान एब्सेंट। जवेरिया जहूर प्रेजेंट सर। ओके। जुहेब इलियास प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला सर मैं प्रेजेंट हूँ। अली जान प्रेजेंट है, तो बोलो ना किधर सर गायब है? हमारी भी। सर वो कॉल आ गई थी किसी। अच्छा, अब्दुल्ला। सर मरियम कुरैशी भी। हाँ हाँ प्रेजेंट है मरियम। ओके। अच्छा जी, कश्यप खुश्क अब्दुल्ला प्रेजेंट। ठीक है। कश्यप सर लेफ्ट कर दिया। सर उन्हें लेफ्ट कर दिया। मतलब यूनिवर्सिटी सर छोड़ के मतलब चली गई। यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। ओके। जुनैद तारिक प्रेजेंट सर। ज़ीशान शफकत सर छोड़ के चले गए। सैयद आलियान इमरान अली प्रेजेंट सर। असद अली प्रेजेंट। सैयदा आमना अली प्रेजेंट सर। कैसर ज़िया एब्सेंट। हुसैन शकील सर कैसर प्रेजेंट था, वो जो आपसे क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा, हुसैन शकील एब्सेंट। हिशाम बिन तबस्सुम जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। हसन नुमान प्रेजेंट सर। हसन नुमान प्रेजेंट। ओके। हसनैन अहमद यार कमाल है, आप लोगों की आवाज़ तो बहुत कट कट के आ रही, तो आप लोगों ने लेक्चर कैसे लिया होगा? सर वो इंटरनेट बहुत ज्यादा मसला का है। अच्छा, हसनैन अहमद साहब हैं? नहीं है। ओके, एब्सेंट है हसनैन। मरियम उमर सर आप नोट कर लेना अटेंडेंस, उससे सिंपल आपको पता चल जाएगा। यार वो नाम नहीं लिखे हुए ना, फिर रोल नंबर आपका सिर्फ वही लिखा हुआ है, तो मुझे एक एक करके सर चेक करना पड़ेगा। मुझे भेजना, मैं आप एक एक करके सारे नाम आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा चले, सर अब तो थोड़े मरियम से ही उमर रह गए। प्रेजेंट। ओके आज तो लगा लेते हैं ना। फ़ाहद याहिया प्रेजेंट हैं, सुबहान महफूज प्रेजेंट थे, अनस सर आमिर मरियम उमर प्रेजेंट। ओके, अनस आमिर लेफ्ट कर। लेफ्ट कर गए, ठीक है। दानियाल हसन अब्बासी प्रेजेंट सर। ओके। बदर मुनीर प्रेजेंट सर। उमैर अरशद सर इनकी लाइट चली गई है प्रेजेंट से। ओके। अब्दुल्ला अशफाक सर। अब्दुल रहमान तूर प्रेजेंट सर। मुनईम हाशमी प्रेजेंट सर। अरीब हाशमी प्रेजेंट सर। मोहम्मद साजिद प्रेजेंट सर। अस्का सिद्दीकी प्रेजेंट सर। उमामा बिन राशिद प्रेजेंट सर।
ओके, अशाद शेख, प्रेजेंट सर। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।